अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आवाज़ वीडियो सब कुछ क्लियर है? जी सब क्लियर है। गुड। अब हम कहाँ पे थे आज के इस लेक्चर में? हमने कम्युनिकेशन मॉडल को हम पढ़ रहे थे, किस तरह से हमारे सेंसरी इनपुट हम अपने 5 सेंसेस के साथ जो वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे इंटरनल दिमाग के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन, वहाँ कोई ना कोई ऐसी तस्वीरें बनती हैं। हमारा दिमाग तस्वीरों में, इमेजेस में, टेस्ट में, स्मेल में और फीलिंग्स में याद रखता है, और फिर उसके साथ कोई एक स्टेट बनती है जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस स्टेट के साथ फिजियोलॉजी, और फिर हमारा बिहेवियर बनता है। अब बीच में फिल्टर क्या है? टाइम, स्पेस, एनर्जी, डिसीजन है, इसमें मेमोरी है, जो हमारी यादाश्त होती है, हमारी जो ज़ुबान हमने सीखी है, वो हमारी ज़ुबान इस सारे फ़िल्टर से गुज़र के जाती है। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो माशरे के रस्म व रिवाज हैं, जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस, हम इंसान जो हैं, हमारी स्टेजेस हैं, पैदाश से लेके डेथ तक स्टेजेस हैं, वो सारी स्टेजेस की जो जो हमारे हम लर्न करते हैं, वो सारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स वगैरह। यहाँ तक हम ये चले थे, अब आगे चलते हैं। जो हमने ये बार बार इसलिए मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों से हमें पता चल रहा है कि बाहर हम बाहर क्या देखते हैं, अंदर क्या बनता है। शीशे में देखो, कोई चीज़ देखते हैं तो वो उलट बनता है। अब बाहर जो हम देख रहे होते हैं, अंदर हमारी तस्वीर कोई और बनी होती है। ये इस पिक्चर में देखें कि हमारा मैपिंग माइंड विद एनएलपी, हमारा जो मैप बनता, नक्शा हमारे दिमाग के अंदर बाहर से जब चीज़ें लेके जाते हैं, जिस समय ये कहा कि 2 मिलियंस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी पर सेकंड 5 सेंसेस के थ्रू लेके जाते हैं। ये देखो 5 सेंसेस हमने लिया, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से जो फिल्टर है उनसे गुजरा, और यहाँ जाके हमारे जो मेटा प्रोग्राम है उसके साथ जो है ना, यहाँ पे एक रियलिटी मैप बना। इसलिए एनएलपी के थ्रू जो हम एक मेटा मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें क्वेश्चन की जाती है, सरफेस के ऊपर इंसान कुछ और उसकी पिक्चर बनी होती है, कुछ और सोच रहा होता है। जब उससे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वहाँ की ये जो यहाँ डीप पे उसकी कोई जो तस्वीर बनी हुई है, जो बाहर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से वो तस्वीर सीधी हो जाती है। सवालात इस किस्म के होते हैं। जो मेटा मॉडल है उसमें जो अगर सीख लिया तो बच्चों के साथ, दूसरों के साथ जब इस्तेमाल करेंगे, तो इस मेटा मॉडल के साथ जो है ना, बहुत आसानी से हमारी कम्युनिकेशन और इंसान के जो उसके लॉस्ट है, सरफेस पे कुछ है और इनर डीप में कुछ हो रहा है, उसको रिकवर कर सकते हैं। ये है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि जो फिल्टर क्या है। जनरलाइजेशन, डिलीट, डिस्टॉर्शन, 3 फिल्टर हैं, इनको समझना है। फिर एक जो सिनेरियो दूंगी, उस सिनेरियो में से अपने फिल्टर निकालने कि फिल्टर कौन से हैं। तो इसको पढ़ेंगे, जनरलाइजेशन क्या है। ये पढ़ लो, शाजिया आप पढ़ लो, उर्दू में इंग्लिश दोनों में पढ़ लो। आ रही है आवाज? जी ठीक, मैं पढ़ती हूँ। जी उमूमियत उमूमियत एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी वाक़ये या तजर्बे में से गुजरते हुए चंद अनासिर को इस्तेमाल हुए एक यकीन बना लेते हैं और बाकी तफसील को कली तौर नजरअंदाज कर देते हैं। बाज़ औक़ात इसको अपनी जिंदगी का उसूल भी बना लेते हैं। जी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। इसमें जनरलाइजेशन की मिसाल ऐसे है, इसमें ये बताया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी में से कोई ऐसा वाक़या, कोई सिचुएशन, कोई तजर्बा जिसमें से हम गुजरे, तो हम उसके एक हिस्से को लेके, तो हम बाकी सारे उसको नज़रअंदाज करके, वो जो डिटेल्स हैं, वो तफसील है सारी, उसको हम ज़िंदगी का उसूल बना लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर इंसान को कभी उसे ज़िंदगी में किसी ने उसे धोखा दिया है, हो सकता है ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, जो वो दूसरे पर्सन ने उस वक्त कोई कमिटमेंट की है, उस वादे पे पूरा नहीं उतरा। अब मसला ये है कि कोई एक इंसान जिसने आपके साथ कभी गलत किया, उसकी वो अलग सिचुएशन अलग है कि उसके साथ क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम थे, जिस वजह से उसने गलत किया है, उसकी अपनी कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन होगी। एनएलपी की एक प्रिस्पोजिशन है कि
हर एक्शन के पीछे जो है ना नीयत हमेशा पॉजिटिव होती है। इवन कि बंदा जो झूठ बोलता है उसकी नीयत भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो इसलिए झूठ बोलता है कि वो एक तो कुछ लोग तो बेइज्जती के डर से, लॉस के डर से, कोई ना कोई रीज़न होती है कि वो अपना आप बंदा बचाता है, इस वजह से झूठ के पीछे भी पॉजिटिव होती इंटेंशन होती है। तो उसमें जिस किसी ने आपके साथ गलत भी रवैया किया, अब इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों पे सब पे एतबार नहीं करेगा। अब किसी एक इंसान ने अच्छा नहीं किया, वो कहेगा लोग अच्छे नहीं होते, लोग हमेशा धोखा देते हैं, लोग एतबार के काबिल नहीं होते। किसी एक इंसान ने एतबार खोया है तो अब जनरलाइज, और ये तो इतना फिल्टर यूज होता है, क्योंकि अगर किसी के पैटर्न को देखना तो 100 बार उस बंदे को वो काम करते हुए देखेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ इस बंदे ने ऐसे किया। अब जनरलाइजेशन का ये है कि नहीं कि कितने लोग हैं जो जर्नलाइजेशन वाले फिल्टर को बहुत यूज़ करते हैं। वो यही कहेंगे नहीं अभी मैंने किसी से बात, ये लोग अच्छे ही नहीं होते, लोग हमेशा धोखा देते, लोगों के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेले रहूं। जर्नलाइजेशन की बहुत सी मिसालें, एक दफ़ा कोई वाकया हुआ, सारी ज़िंदगी अब बंदा किसी और पे एतबार भी नहीं करता, उस काम से अवॉइड करता है। ये जर्नलाइजेशन के एक दफ़ा कोई इंसिडेंस हुआ, उसे सारी ज़िंदगी उस पर फैसले कर लेना, उसे उसूल बना लिया कि नहीं अब जो है ना मैं यकीन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि एक वाक्य की वजह से। तो ये फिल्टर है, हर दफ़ा हर इंसान अलग है। अब किसी एक इंसान ने किया, अब मेरे आगे कोई दूसरा इंसान आया, इसकी अपनी स्टेट है, अपनी ग्रूमिंग है, इसके अपने मसाइल हैं। मैं कैसे किसी एक इंसान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया तो मेरे उसके बाद मुझे जितने इंसान मिल रहे हैं उन सब के लिए मैं जर्नलाइज, मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया, मेरा एक उसूल बन गया कि मैं अब किसी के साथ बात नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लोग ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। अब ये एक सभी लोग तो ऐसे नहीं है ना, ठीक है, कुछ परसेंटेज जिन्होंने किया, तो अब हर पर्सन को अलग से हमने जांचना है, अलग से उस पर्सन को देखना है, लेकिन बगैर जांचे बगैर कुछ कहे ये जो उसूल बन जाता है, ये हमारा फिल्टर जनरलाइज यूज हो रहा था और हमें पता भी नहीं होता। अक्सर इसमें आगे इसकी मिसालें भी आएंगी कि सियासतदान जो हैं वो सारे करप्ट होते हैं। ये सारे तो करप्ट नहीं होते, ये जर्नलाइजेशन है। औरतें जो बेवकूफ़ होती हैं, ये सारी औरतें बेवकूफ़ तो नहीं है। तो इस तरह की जर्नलाइज बन जाती है, क्योंकि इसमें तो किसी एक ने गलत किया, वो एक डाटा होता है जो रिसर्च होती है, उसके ऊपर बंदा कोई प्रिडिक्शन होती है कि ये सारे लोग ऐसे हैं। तो ये तो एक आध कोई हादसा या इंसिडेंस हुआ, तो उसमें जो है ना इंसान उसको समझता है कि नहीं ये अब जो है ना सब लोग ऐसे होते हैं, एक किसी एक वाक्य को लेके। अब दूसरा है डिलीशन। डिलीशन पढ़ने से आप पढ़ लें तो फिर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूं। कौन पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो जल्दी करो। जी जी पढ़ती हूँ। हज़फ करना एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी वाक़ये या तजर्बे में से गुजरते हुए एक खास हिस्से पर तवज्जो देते हैं और बाकी को कली तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपसे कहूँ कि कभी आप अगर किसी दोस्त के घर जाएं और कभी दोस्त के साथ आपकी पिक्चर हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपने दोस्त को गिफ्ट दी हो, आपको जाते ही आपकी नज़र उस पर पड़ेगी। उस वक्त उस घर में उस जगह पे हो सकता है बहुत सारे और कितनी चीज़ें थी उस घर में, जब गुजरे उस घर में हर चीज़ होगी, सोफे होंगे और बाकी पिक्चर्स होंगी, घर में सारी चीज़ें, लेकिन वो उस एक ही जो चीज़ आपने गिफ्ट दी उस पर नज़र कैसे हुई? उसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग ने एक ही चीज़ को देखा, बाकी सबको डिलीट कर दिया जिस पे हमारा इंटरेस्ट था। मिसाल के तौर पे अगर मैंने बैग लेना है, किसी खास किस्म का बैग है, उस दिन मैं जब भी जिधर जाऊंगी तो मुझे वो बैग ही नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि बाकी भी वहाँ से गुजरते हुए बहुत गाड़ियाँ गुजरी, वो रास्ता था, जिस मार्केट में मैं गई उस मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेरे जहन में था मुझे वही नज़र आया। मेरे दिमाग ने बाकी चीज़ें डिलीट कर दी, उनको रजिस्टर ही नहीं किया। डिलीट का मीन्स का रजिस्टर नहीं किया। तो इस तरह से हमारे अंदर ऐसे होता है कि हम डिलीशन के प्रोसेस से भी हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग गुजरता है। तो जैसे गाड़ी कोई हमने खरीदनी है तो रोड पे देखेंगे तो वही गाड़ी नजर आएगी। क्या उस दिन और गाड़ियां नहीं थी? नहीं, हमारे दिमाग ने उनको रजिस्टर ही नहीं किया। जो रजिस्टर किया वो वही किया जिसका हमें इंटरेस्ट। तो ये डिलीशन का भी
हमें इससे भी बचना चाहिए ये कि वाली हमारी डिलीशन के ये वाली प्रोसेस को देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। ये वही है, इसमें डिलीशन इज अ प्रोसेस इन विच वी फोकस ऑन वन पार्ट ऑफ एन इवेंट और एक्सपीरियंस एंड कंप्लीटली इग्नोर द अदर पार्ट्स। अब देखें, झगड़े में ही देख लें, किसी के जब कन्फ्लिक्ट होते हैं दो बंदों के दरमियान, होता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पे फोकस करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या था, रियलिटी क्या थी। वो सारी खत्म करके उसने जो अपने दिमाग में डाली हुई है उसी चीज़ पे फोकस होगा, उसी चीज़ पे फोकस होगा। और दूसरा, जर्नलाइज हर बात को जो है ना उसने ऐसे डालना, पहले से अजम्पशन होती है कि नहीं होता ही ऐसे है, पहले से उसने बिलीव जो बना लिया, उसूल बना लिए। तो जब हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम कितना इन चीज़ों से बचेंगे। एक तीसरा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अब पढ़ लें, डिस्टॉर्शन क्या है, कौन पढ़ेगा, जल्दी किया करें। तख्लीक करना एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी वाक़ये या तजर्बे में से गुजरते हुए हसासियाती को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए असल डेटे में तब्दील कर देते हैं। डिस्टॉर्शन ये है कि हमारे अंदर ये भी जो गस्टाल प्रिंसिपल है ना, उसके तहत आधी इंफॉर्मेशन जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि हमारा दिमाग कंक्लूजन निकालेगा ना। अब अगर कोई भी चीज़ नज़र आई है तो उसे कुछ चीज़ें उसमें से अगर आधी इंफॉर्मेशन भी है ना तो उससे आधा नहीं करेगा। जैसे एक स्टार है तो उसका एक कोना अगर नहीं है बीच में से, हम उसे स्टार ही कहेंगे ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आधा स्टार है। तो हमारा दिमाग चीज़ों को पूरा करके एक कंक्लूजन जंप करता है। तो डिस्टॉर्शन ये है कि इंफॉर्मेशन 20% मिलेगी बाहर से, 80% हमारा दिमाग क्रिएट करेगा, स्टोरी मेकर। इसी बिना पे ये जो डिस्टॉर्शन है ये एक अच्छी चीज़ भी है, जो तख्लीकी काम होता है, क्रिएटिविटी होती है। जिस तरह कोरोना आया था तो उसमें क्या था, जो बाकी वैक्सीन बनी हुई थी उसी का डाटा लेके तो फ़ौरन से वैक्सीन तैयार हो गई। डिस्टॉर्शन भी यही है कि हमें जब कोई पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसके साथ हमारा दिमाग खुद से लगा कर पूरा करता है। इसमें एक्सपीरियंस आपने ये भी कभी देखा होगा, इस पे कभी स्कूलों कॉलेजेस में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि 10 बंदों को खड़ा किया और पहले बंदे को एक बात बताई, और यही टास्क है कि जो बंदे जो है ना वो उनकी बैक टू बैक खड़ा किया कि वो सिर्फ एक दूसरे को वो एक विस्परिंग में बात पहुंचाए। तो जब लास्ट वन पे पहुंचती है तो वो बात टोटल उलट हुई होती है, क्योंकि जो बंदे को विस्परिंग में आवाज़ कम होगी, पूरा सरगोशी में वो जो टास्क दिया गया, जो स्टेटमेंट दी गई, जो बात बताई गई, उसने जब दूसरे को बताई, दूसरे को आधी सुनाई दी, आधे से उसने जोड़ के, तो पहले वाले ने जो बात बताई थी उधर जाके टोटली बात उलट हो गई 10 बंदों में। उसके लिए उसके अंदर यही है कि हमारा दिमाग सेल्फ क्रिएट कर लेता डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इन 3 फिल्टर को देखेंगे तो कितना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कम्युनिकेशन में जब बात करें तो उनसे पूछे क्या मैंने ये बात की है, ये आपकी समझ में आई। और दूसरा, जो सुनने वाला है वो भी कहे कि आपने ये बात कही, मुझे ये समझ आई, आपने ऐसे ही कहा, उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के परसेप्शन जो डिलीट डिस्टॉर्शन है उसके इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी कम आवाज़ आए टीवी पे या किसी ड्रामे में, तो जो हमारा अपना दिमाग है वो स्टोरी क्रिएट करता है। इसमें मैंने एक कोर्स में मैंने अपनी पर्सनल बात बताई थी कि हम ड्रामा देख रहे थे और मेरी फैमिली भी साथ, हम सारे ड्रामा देख रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक जो ऐसा डायलॉग था मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि ये तो बैड वर्ड यूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा इसने तो ये बात कही, तो हमारी थोड़ी सी बहस हुई। मेरे जो थोड़ी सी कान में ना कम सुनाई देता, तो उसमें ये पता चला जब रिवाइंड हुआ, दोबारा सुना गया, तो उसमें क्या था, वो जो मेरे माइंड ने वो परसीव किया था वो डिस्टॉर्शन था, क्योंकि मुझे सही सुनाई नहीं दिया, मेरे दिमाग ने खुद से स्टोरी बनाई। जबकि वर्ड्स उन दोनों बाकी लोगों ने सही सुना, उनको आवाज़ का इश्यू नहीं हुआ, तो उनकी डिस्टॉर्शन वाला वहाँ फिल्टर नहीं लगा और मेरा था। अभी बल्कि रिसेंटली अभी 2 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ।
बात कोई और बोली और मैं थोड़ा डिस्टेंस पे थी, मुझे लगा कि ये इसने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है। जबकि मैंने वेरीफाई किया तो जो 2 और पर्सन सुनने वाले थे उन्होंने ठीक सुना। उन्होंने कहा ये इसने लैंग्वेज जो है ना बैड यूज़ नहीं की है, इसका जो वर्ड था वो कोई और था। तो इस तरह से कितना ऐसे होता है कि हमें जो बात सही समझ नहीं आती, हमारा दिमाग खुद से स्टोरी बनाता है। तो ये डिस्टॉर्शन वही है जो तख्लीक है कि असल डेटा में तब्दील कर देता है। तो इन फिल्टर्स को जब हम नहीं जानेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने मसाइल आते। तो फिल्टर के इफेक्ट को कैसे कम करना ये हम आगे देखते जाएंगे। ये है जर्नलाइजेशन का। अब मैंने डिस्टॉर्शन का आपको बता दिया कि जहाँ पर हमें रश में शोर में चीज़ें सही हमारा इनपुट सेंसरी नहीं जाता, कुछ चीज़ें उसमें से रह जाती हैं, तो हमारा दिमाग खुद से कहानी बनाता है उसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोड पे एक बंदा भाग रहा है, तो अब हमारे पास क्या है, पूरा डाटा तो नहीं है ना, सिर्फ हमने उसको भागते देखा, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या इश्यू है। हमारे पास इंफॉर्मेशन 20% ही है ना, 20% इंफॉर्मेशन है कि हमने किसी को भागते देखा। अब हर बंदे ने अपने मुताबिक उसके साथ स्टोरी जोड़ी है। बात अगर कोई भी होती है तो जब आधी बात हमें मिलती है, बाकी की पूरी करना हमारे दिमाग का काम है, उसमें हम शऊरी तौर पे हमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यही तो कहा है कि अपने आप को पहचानो। तो जब ये नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम तज़किया नफ्स करें, हम इन चीज़ों को जानें, तो फिर हम कितना इस दुनिया में भी हमारे लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी, रिलेशनशिप में, हमारी टीचिंग में, पेरेंटिंग में और प्रोफेशन में, तो साथ हमारी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। तो जर्नलाइजेशन की एग्जांपल पढ़ लो क्या क्या है। कौन पढ़ेगा जल्दी जल्दी। अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादातर सियासतदान हेराफेरी करते हैं, हाँ बढ़ती हुई महंगाई का कोई इलाज नहीं है, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, आजकल हर कोई मायूसी का शिकार है। देखो, इसमें रियलिटी तो नहीं है ना, हर अमीर बंदा लालची नहीं है, कोई एक बंदा हुआ होगा, कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोग लालची हैं। लेकिन हमने ये हमारा ये जर्नलाइजेशन हम यूज़ करते, सियासतदान हेरा फेरी करते, अब कुछ करते हैं, अब सारे तो नहीं करते ना। बढ़ती हुई महंगाई का ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि महंगाई का तोड़ नहीं है तोड़। उतना ही बंदा, हर बंदा काम करे, अगर इस पे बात की जाए तो ये भी एक जर्नलाइज स्टेटमेंट है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, कौन नहीं पसंद, इसमें मेटा मॉडल यूज होता है, कौन नहीं पसंद करता। अब जब पूछा जाएगा आपकी माँ भी नहीं, आपके बहन भाई भी नहीं, तब पता चलेगा कि बंदे ने एक जर्नलाइज स्टेटमेंट जो है ना अपने माइंड में ये चीज़ रखी हुई है कि मुझे कोई भी नहीं पसंद करता। ऐसा तो नहीं हो सकता, पेरेंट्स, माँ बाप तो पसंद करते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट भी जर्नलाइज हो गई। आजकल हर कोई मायूस है, अब सारे ही तो नहीं है, ये इतना डाटा तो नहीं बंदे ने चेक किया कि हर बंदा मायूस है। हाँ, अगर आपको आपके इर्द गिर्द जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी अगर 2-3% है, 10% है, लेकिन 100% तो नहीं है कि हर कोई मायूस है। तो ये जर्नलाइज स्टेटमेंट है। अब इनके इफेक्ट को कैसे कम करना, फिल्टर के एक्सप्लोर इनसाइड अप, पता चले कि दूसरे के कहने की नीयत क्या थी, उसने जो बात की थी उसकी इंटेंशन क्या थी, उसके सही मीनिंग्स क्या थे जो उस बंदे ने बात की। हो सकता है जो मैंने पहले बताया, बंदा थका हुआ है, सेहत ठीक नहीं है, काम ज़्यादा है, बर्डन है, नींद नहीं पूरी, सो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। उसकी वजह से इंसान जो है ना, उसने जो बात की है वो किसी स्ट्रेस में हो सकता है। तो जो मैंने पहले बात की थी कि हमारी पूरा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट ना हो, तो उस वजह से भी ज़्यादा परसीव करने वाले ने तो बॉडी लैंग्वेज परसीव कर ली, क्योंकि माइंड परसीव ही ऐसे करता है। 93% तो बॉडी लैंग्वेज और टोन से परसीव हो गया। तो अल्फाज जो उसने बोले, हो सकता है कि वो अपनी किसी और वजूहात में किसी वजह से हो। तो ये जब तक उसके ट्रू मीनिंग्स, उसकी इंसाइट पता नहीं होगी तो फिल्टर का इफेक्ट नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड हाउ दिस, हाँ, हर बंदे का दुनिया को देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। 4 तरह के NLP के मुताबिक 4 तरह के लोग होते हैं। एक दुनिया को देखते हैं, एक दुनिया को सुनते हैं, कुछ लोग दुनिया को महसूस करते हैं, कुछ लोग दुनिया को लॉजिकली देखते हैं। ये 4 तरह के। अब हमें पता होना चाहिए कि बंदा दुनिया को कैसे, उसके अपने आप मतलब दुनिया को किस नज़र से देख रहा है।
अब इसमें एक और चीज़ भी आती है, ये तो टाइप्स हैं कि इंसान 4 किस्म के, तो आगे जाके अपने मोडेलिटीज़ पढ़नी है। मोडेलिटीज़ के अंदर पता चलता है कि मेरी मोडेलिटी क्या, मैं महसूस करने वाले में से हूँ या मैं देखने वालों में से हूँ या सुनने वालों में से। फिर एक जो है कि जब बचपन में इंसान के साथ कोई भी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गुजरा हो, कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक ट्रॉमा हो सकता है, अबाउंडेंट ट्रॉमा हो सकता है, या फिर सेपरेशन ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी 4 किस्म के ट्रॉमा, तो ये हर इंसान को लाइफ में इस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि इंसान को सबसे पहले जो केयर टेकर होता है, उसमें ज़रा मदर है, उसको सबसे पहले अपने आप से नफरत होती है, क्योंकि उसका व्यू अपने बारे में नेगेटिव हो जाता है। ये एक ह्यूमन ब्रेन की नेचर है कि जब उसके साथ बाहर कोई गलत करता तो वो उसे पर्सनली लेता, हमारा सबकॉन्शियस चीज़ों को पर्सनली लेता। तो उसको ये होता है कि मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया तो उसका मतलब है कि मैं ही ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। तो इस तरह से इसका मतलब है कि उसका दुनिया के बारे में वर्ल्ड क्या, जब उसका अपने बारे में व्यू नेगेटिव आ जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, फिर वो सबसे इमीडिएट जो केयर टेकर होता है वो पेरेंट्स होती है, मदर होती है, उससे नफरत होती है। फिर जब ज़ारा 2 सर्कल में अपने आप से, पेरेंट्स से, फिर पूरी दुनिया से उनका वर्ल्ड नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें कि दूसरे का जो है ना, हमें ये भी देखना है कि उसका दुनिया के बारे में व्यू क्या है। फिर फोकस ऑन व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। हाँ, जो बंदा बात कर रहा है उसके बारे देखें वो क्या कह रहा, और उसकी कहने की क्लैरिटी क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है। ये तो हम अब इसमें सुनने की जो हमारी लिसनिंग है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, उसमें भी 4 किस्म की लिसनिंग होती है। एक होती है कि हम एक्टिव लिसनिंग जो है सबसे बेस्ट है, उसमें एम्पथसाइज करते हैं कि एक तो एक्टिव लिसनिंग में ये है कि हम सिर्फ जवाब, एक रिएक्टिव लिसनिंग होती है, एक जवाब देने के लिए होती है, और एक अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, और एक एम्पैथिक होती है। अब हम करते क्या हैं, हम रिएक्टिव लिसनिंग करते हैं। जब अगला बोल रहा होता है उसी वक्त हम उसके खिलाफ हमारा दिमाग जवाब बना रहा होता है। तो असल लिसनिंग वो है कि हम एक्टिव लिसनिंग करें और एम्पैथी, उसके साथ हमदर्दी से सुने कि जो कहने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो आजकल जो माशरे में हम सारे हैं, हम सारे रिएक्टिव लिसनिंग करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग तो करता कोई नहीं है, सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, सुनते हैं सिर्फ जीतने के लिए। तो जब हम सुने कि अगले की क्या इंटेंशन है, उसके क्या कोई वजूहत भी हो सकती हैं जिस वजह से वो ऐसे बोल रहा है। सम टाइम दूसरे कैथारसिस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम हर टाइम एक वापस मशवरा देना और वापस जो है ना उसका जवाब देना। तो ये जब हम अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करें, और सबसे बेस्ट जो पर्सन अपने ऊपर काम करे वो सुनने की आदत डाले। जो इंसान बर्दाश्त और सुन सकता है वो इंसान अपनी कम्युनिकेशन में और अपने रिलेशन में भी बेहतर हो सकता है, और ये फिल्टर का इफेक्ट कम हो सकता है कि वो अंडरस्टैंड करेगा अगले की नीयत क्या है, उसकी क्लैरिटी क्या है, उसका दुनिया के बारे में व्यू क्या है, उसकी मोडालिटी कौन सी है। क्या वो फीलिंग करने वाला है दुनिया को, या दुनिया को देखने वाला है, या दुनिया को सुनने वाला है, या लॉजिकल है। अब 4 किस्म के लोग होते हैं। जब हम हमारी अपनी जो मोडालिटी होती है, हमें यही होता है कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो फिर हम दूसरे को फ्लेक्सिबल हम होते ही नहीं है, दूसरे को हम समझने की कोशिश नहीं करते कि जो दूसरा है उसके अपना दुनिया के बारे में व्यू क्या है। अब महसूस करने वाला, जैसे जो ये 3 टाइप है ना, तो इसमें ऐसा है कि हम सारे इन 4 जो टाइप्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से राइट हैंडेड कुछ लोग डोमिनेट होते हैं और कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं होता कि लेफ्ट हैंड जो है वो बुरा है या राइट हैंड। ये कुछ लोग इसी तरह से डोमिनेट होते हैं जिनकी जो लोग देखते हैं दुनिया को, उनका प्राइमरी मोडालिटी वो है कि वो बात सुनते, जब वो कुछ लर्न करते हैं या किसी को बताते हैं तो वो ऐसे अल्फाज में बताएंगे जो देखने वाले होंगे, जो चीज़ें दिखाने वाली हैं उनको तब समझ आएंगी। इसी तरह कुछ जो सुनने वाले हैं उनकी डोमिनेंसी सुनने की है, वो कुछ चीज़ें वो सुन के चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। वो इसी तरह वो जब बात करेंगे, किसी को समझाएंगे, तो वो सुनने वाले अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आगे वाले जो इसमें लेक्चर्स हैं उसमें तो
ये सारा आपको बहुत अच्छे से आपने अपनी मोडेलिटी भी चेक करनी है और आपको समझ भी आएगी कि मोडेलिटीज़ कैसे चेक करते हैं और फिर किस तरह अपने आप को फ्लेक्सिबल करके दूसरे के मोडेलिटी में जाके तो फिर कम्युनिकेशन करना है। तो जब कम्युनिकेशन होती है तो रैपोर बिल्ड होती है, फिर तो कहीं भी कोई इश्यूज नहीं होते, फिर सक्सेसफुल होते। अब इसके लिए ये हमने पहले भी किया था, ये जो पूरा एक सिनेरियो है इसको मैं भेजूंगी भी, तो तब आप कर लेना। इस सिनेरियो में देखिए सिर्फ 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें, और इन 2 लाइनों में हमारे डिलीट डिस्टॉर्शन आ जाते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, कितने सिनेरियोज होते हैं, 4-4 5-5 लोगों के जब कन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं एक फैमिली में, तो कैसे मुमकिन है कि उन लोगों के फिल्टर यूज़ नहीं हुए। फिर हर बंदा वो इतनी ज़्यादा डिबेट और अपने आप को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया, जबकि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर फ़िल्टर हैं। और जिस किसी ने अपने पर काम ही नहीं किया तो वो कैसे जान सकता है, वो कैसे कह सकता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। सम टाइम इंसान जो अपनी आंखों से देखता है, इन आंखों की रेजोल्यूशन क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है, हम इतनी अगर देखा जाए तो एक शहद की मक्खी जो है वो उन फूल से मिठास चुन के लाती है। एक आम इंसान, हमारे जो टेस्ट बर्ड है, अगर हमें एक जो पानी का ड्रम है उसमें 1 चम्मच डाला जाए चीनी का, तो हम वो उसकी प्रोपोर्शन नहीं टेस्ट कर सकते। तो वो फूल अगर हम भी खाएं तो हमें उसमें से कोई मिठास है? अल्लाह ताला ने इतनी हमें हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन है, हमारी आँखों की, कानों की, हर चीज़ की लिमिटेशन है। हम दूसरी थॉट लाते ही नहीं हैं, हम कहते नहीं मैंने आँखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना, इनकी लिमिटेशंस हैं, हमारे कानों की भी और आँखों की भी। तो इस तरह बाज़ औक़ात हम जो चीज़ देखते हैं वो हमारी परसेप्शन भी गलत हो सकती है, हो सकता है वो सिनेरियो ही कुछ और हो। तो हमें इसीलिए है कि हमें छानबीन और क्लैरिटी देखनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम हो सकता है 2 बंदे बैठे हैं, लेकिन आने वाला देखने वाला आते ही उसकी परसेप्शन गलत हो सकती है, वो उसके अपने फ़िल्टर हो सकते हैं, पास्ट का कोई ऐसा वाक़या होगा जिसकी बिना पे उसके फ़िल्टर लगे हैं, वो जनरलाइज़ेशन यूज़ करे कि नहीं ये 2 लोग जो बैठे हैं ये ज़रूर ग़ीबत कर रहे होंगे, ये 2 लोग जो बैठे हैं वो गलत ही इस रिलेशन में होंगे। क्या है वो उसका पास्ट का जो फ़िल्टर बना हुआ है, उस किसी एक वाक़ये की वजह से उसका ये उसूल बन गया है कि उसका दिमाग उसको यही चीज़ें दिखाता है। तो इसलिए हमेशा से इन चीज़ों को वेरीफाई करें, जहाँ इख्तिलाफ हों, जो बातचीत हो उसी वक्त कम्युनिकेशन में बात जो पहले वाले जो रिसर्च थी और स्टडीज़ थी, जो एजुकेशनल मॉडल था, उसमें ये था कि 50% जो एजुकेट कर रहा या बात कर रहा कम्युनिकेशन, उसकी ज़िम्मेदारी और 50% अंडरस्टैंड करने वाले की। अब जो एनएलपी का उसूल है, एनएलपी के मॉडल के तहत 100% जो कम्युनिकेटर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अगले को कम्युनिकेट कर सके। इसमें आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस जो कम्युनिकेटर है उसके पास इतना नॉलेज हो, उसको इतना पता हो कि वो अगले को हर सूरत जो उसके दिमाग में पिक्चर है, रिप्रेजेंटेशन है, जो भी उसके पास जो थॉट या जो कम्युनिकेशन जो बात कन्वे करने जा रहा है वो एज इट उसको पहुंचा सके। वो तभी पहुंचा सकेगा कि उसे अपनी मोडेलिटी पता होगी, अगले की मोडेलिटी पता होगी और उसके अल्फाज प्रीडिकेट्स जिसको एनएलपी में कहते हैं उनका पता होगा कि ये बंदे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी, जिसको हम इन्वायरमेंट जो है ना क्रिएट करना है। और उसके बाद लीडिंग है, जब एक दूसरे के साथ हमारी रैपोर बिल्ड हो गई, एक फिक्स हो गए, एक पेज पे आ गए, उसके बाद जो भी बात की जाएगी तो हमारे क्रिटिकल जो माइंड है वो क्रॉस हो गया, ओपन हो गया, हमारी रैपोर बिल्ड हो गई और फिर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होगी। तो ये पहले भी भेजा था, इसमें कुछ लोगों ने जो पहले भी मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ में टेस्ट कराया, तो उसके अंदर जो ये सिनेरियो है उसके पढ़ने के बाद जो आंसर क्वेश्चन किए तो उसमें से मोस्टली अपना अपना है। किसी का डिलीट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, किसी का डिस्टॉर्शन डोमिनेंट है, किसी का जनरलाइजेशन। अब जिस तरह से ये इस पहला है कि ताजर के बत्तियां बुझाते ही डाकू अंदर दाखिल हुए। अब ये यहाँ पे आ चुका है सवाल, ये है अगर ये कोई कह रहा सच है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टॉर्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि उसने खुद से ये चीज़ अज्यूम कर लिया,
ऊपर वाले सवाल में लिखा हुआ अनालकरी बाजार में एक ताजिर अपनी दुकान की बत्तियां अभी बुझा ही रहा था। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि बुझ चुकी थी। जिन लोगों ने इसका ताजिर के बुझाते ही डाकू अंदर दाहू से सच किया तो डिस्ट्रॉशन आएगा। अगर झूठ किया तो इसमें भी डिलीट कर गया क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अब उसने इस पर गौर फिक्र नहीं किया कि अभी बुझा ही रहा था, हमें कंफर्म नहीं है, तो इसमें मालूम नहीं आएगा। अब उसके बाद दूसरा है एक डाकू ने कैश का मुतालबा किया, जबकि यहाँ पे अगर एक का कहा है ना तो इसमें यह था कि उन्होंने मालिक से कैश का मुतालबा किया। ये फिर अकॉर्डिंग होगा कि किसने क्या आंसर लिखा है। फिर उसके मुताबिक ऊपर सिनेरियो से चेक करें कि आपने इस आंसर में क्या डिलीट यूज़ किया, डिस्टॉर्शन किया और जनरलाइज। अब मैंने काफ़ी हद तक डिलीट डिस्टॉर्शन आपको एक्सप्लेन किया। आप में से कोई मुझे थोड़ा सा बता देगा कि क्या समझ आई है डिलीट और डिस्टॉर्शन के बारे में? थोड़ा बहुत जो भी है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, थोड़ी सी भी बता दें कि कुछ ना कुछ डिलीट क्या है। मैं स्लाइड ही पीछे कर देती हूँ, आप उससे देखें डिलीट क्या है, जर्नलाइज क्या है। थोड़ी सी मुझे समझ तो आए कि आपको कुछ समझा दें, कुछ बात कर लें। जर्नलाइज क्या है, डिलीट क्या है, कोई एग्जांपल के साथ। शाजिया आपने पढ़ा, चलो बता दो। कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है इससे, बल्कि और अच्छा होगा। नहीं समझ आएगी तो दोबारा एक्सप्लेन होगा। जर्नलाइज की जी समझ तो सारी आगे, लेकिन बताना बोलने मुश्किल में है। सारी चीजें अभी मिक्स हो रही हैं। हाँ नहीं, अच्छा यानी कि जर्नलाइज क्या है, अब इसको देख के बता दो। अच्छा, इसको देख के जिंदगी के कोई एक वाक्य मिसाल दे दो कि किसी एक कोई एक बात, जैसे अभी जर्नलाइज की तो मिसालें भी थी, ये है ना, जी जी ये मिसाल है जर्नलाइज की। अब बताते हुए वो समझ नहीं आती कि कैसे बोलूं, क्या बोलो बोलूं। बोलो, जो भी आता है बोलो, जैसा भी बोलो। जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसमें ये कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ ग्रेट, हर बंदा वंडरफुल, मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की सोच मुख्तलिफ होती है, ग्रेट। चाहे वो अमीर हो गरीब हो या कुछ भी। जैसे सियासतदान है तो वो हाँ सारे सियासतदान ही गलत नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते। जी, और हेरा फेरी करने वाले भी सारे एक जैसे नहीं होते। हाँ और जैसे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसमें यही है कि सब नापसंद नहीं करते, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। इसमें यही है कि हर बात को अपनी तरफ नहीं लेना चाहिए कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता या बिल्कुल। उसमें जर्नलाइज नहीं करना ना, एक बंदा अगर कोई एक हो सकता है, अच्छा। ये यहाँ पे होता है ना कि हो हाँ सकता है कि आपकी किसी एक बंदे से आपकी अनबन हुई है और आपने जी उसको जी, मीनिंग दे दी है कि ये मुझसे इसलिए आज बात नहीं की है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। ये पसंद नहीं जनरलाइज है करता। क्योंकि इसमें क्या मतलब, आपने तो खुद से ये बात, इसमें बल्कि डिस्ट्रॉशन है कि ये आज अच्छा, मुझसे इस अगर कोई कहे कि मेरा दोस्त आज मुझे मेरे पास से गुजर गया और उसने मुझे देखता गुजरी और उसने मेरे से बात नहीं की है, इसका बात नहीं मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे पसंद नहीं करती। सही। तो ये देखो ना, ये डबल है ना कि हमने खुद से ये डिस्टॉर्शन यूज की है कि ये माइंड रीडिंग है कि हमने उसके जी माइंड जी को कैसे रीड कर लिया। ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है उसमें माइंड रीडिंग है कि कैसे मतलब अगर इसके मीनिंग हमने खुद जोड़े ना कि अब मेरी जी दोस्त आज मेरे पास से गुजरी, उसने मेरे से बात नहीं की, इसका मतलब है वो मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब है मुझसे नाराज है, इसका मतलब है किसी ने उसको भड़का दिया। अब मेरे पास जी क्या, इसमें देखें ये सारा कुछ मेरे माइंड ने क्रिएट किया और जी। डिलीट यूज किया कि वो मैंने जो देखा था वही देखा, मैंने ये नहीं देखा कि वो जल्दी में थी, उसको कोई प्रॉब्लम था। अब इसमें या उसे कोई डिस्टॉर्शन भी काम यूज था हुआ, या वो जनरलाइज जल्दी भी, से हाँ गुजर गई। बिल्कुल। इसमें जी और मीनिंग जो मैंने अटैच की है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, ये तो मैंने खुद से, जी इसका कहीं भी मतलब अगर वो मेरे से एक दिन उसने बात नहीं की, वो पास से गुजर गई, इसका कहीं भी ये मीनिंग नहीं बनता कि वो मुझे पसंद नहीं करती। जी। ये मेरे हो दिमाग, सकता है उसे कोई काम हो या कहीं हाँ वो ये इमरजेंसी में जा रही हो, बिल्कुल तो ये नेक्स्ट टाइम मिले तो वो उससे अच्छे तरीके से मिले।
बिल्कुल। और ज्यादा टाइम भी दे, अच्छा वक्त भी गुजारे मेरे साथ। तो इसका मतलब है कि जो उस टाइम हम्म, मेरे दिमाग के अंदर डिलीट डिस्टोर्शन जनरलाइजेशन आ रही है, तो मैं उस टाइम उस चीज़ को मीनिंग ना दूं, क्योंकि ज़्यादातर हमने वाक्य के साथ मीनिंग जोड़ देते हैं। अब कोई भी बात हुई है तो उसके साथ जो हमने मीनिंग जोड़ दिए वो मीनिंग हम बन जाते हैं, क्योंकि आई एम के साथ जो चीज़ जोड़ेंगे। अब कुछ भी हुआ, मैंने बताया कि एक मिसाल दी थी कि अगर एक असाइनमेंट में मेरे मार्क्स नहीं आए, तो अब मैंने अपने आप को जोड़ दिया कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो पास ही नहीं होंगी, मेरी तो डिग्री नहीं आ सकती, मेरा तो सब ज़ाया होगा, मुझे तो टीचर ही पसंद नहीं करते। ये सब मेरे अपने सेल्फ क्रिएटेड है। मैंने अब उस चीज़ को उस रियलिटी में उसमें देखा नहीं कि मैंने क्या न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट की है, क्या मैंने प्रॉपर टाइम दिया, मैंने उसको असाइनमेंट को जिस तरह से करना था किया, वो जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने उसी तरह करनी थी। अगर नहीं आए तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको किसी दूसरे तरीके से करके देखूं। लेकिन जो जो हम मीनिंग अटैच करते हैं ना, मैंने अक्सर काउंसलिंग में और इस तरह मैं बताती हूँ कि अक्सर कोई भी बात होती है तो हम एंड पे जो उसके साथ वर्स सिनेरियो को जोड़ देते हैं। अब हम कहते हैं कि देखा, मुझे इस बंदे से इस बंदी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब इसका उस चीज से क्या लिंक है कि आप दोनों का किसी एक चीज पे इत्तेफाक नहीं हुआ। इंसान जो ह्यूमन माइंड रखते हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें कि एक पार्टनर के अंदर कोई क्वालिटी है, दूसरे पार्टनर के अंदर कोई क्वालिटी है। जब इन क्वालिटीज को हम अप्रिशिएट करेंगे तो दोनों की क्वालिटीज मिलके कंस्ट्रक्शन होगी। मेरी अगर क्रिटिकल थिंकिंग क्वालिटी नहीं है कि मैं एनालिटिकल नहीं होती, कि मैं क्रिटिकल व्यू हर चीज़ को क्रिटिकली देखूं, मैं जो जो है ना पॉजिटिव बायस हूं, तो हो सकता है कि मैं जब पॉजिटिव बायस होंगी तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को ओवरलुक कर दूं। अगर मेरा पार्टनर कुछ चीज़ों में क्रिटिकल है तो क्या होगा कि हम नुकसान से बचेंगे, मैं उसकी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाऊं, वो मेरी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाए। तो हमें डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें कि हम एक दूसरे के साथ, बजाय इसके कि ये मीनिंग हम एक कोई वाक़या है जिससे हमारा इख्तिलाफ हो रहा है। सपोज़ में कोई चीज़ बाय करनी है, अब बाय करने में हो सकता है कि जो एक बंदा सोच रहा है उसके माइंड में कोई और पिक्चर चल रही है कि ये चीज़ जो है ना शायद इतनी ड्यूरेबल नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। हो सकता है दूसरे पार्टनर ने उसको जो उस टाइम उसकी पिक्चर बनी है, उस टाइम उसके माइंड में जो स्टेट है उसे सिर्फ वो कलर पसंद आया हुआ है। अब उसके लिए वो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी उसको यही है कि मुझे ये कलर लेना ही लेना, क्योंकि उसके दिमाग में जो स्टेट बन गई है वो यही है। दूसरे पार्टनर ने उस वक्त शायद ये सोचा हो कि ये जो चीज़ है ये शायद ड्यूरेबल नहीं है। अब क्या होगा, दोनों के दरमियान अलग अलग बना हुआ ना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, तो जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। अब क्या होगा कि अगर दोनों एक पेज पे आएंगे, समझेंगे, रेपो बिल्ड होगी, तब मसला नहीं होगा ना। क्योंकि वो उस टाइम कुछ सोच रहा लेकिन है क्या, ये मुझे कभी भी नहीं लेके देते, ये हैं ही ऐसे, इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया। इसी तरीके से अगर फीमेल पार्टनर ने कुछ ऐसा किया, ये तो ऐसी है, इन्होंने तो कभी भी ऐसे नहीं किया। अब क्या है, ये हमने डिलीट डिस्टॉर्शन हमारे अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जोड़ के हमने रिजल्ट क्रिएट कर लिया। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे कि इसकी अभी स्टेट क्या है, क्योंकि दुनिया में हर बंदा एक रिसोर्सफुल स्टेट में होता है, तो हम इस वक्त सोचें कि ये स्टेट इसकी क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को समझें कि ये इस वक्त इसके माइंड में क्या पिक्चर चल रही है। हमारे दिमाग का ऐसा है कि वो एक मोड लगते हैं, एक स्टेट बनती है, अगर नेगेटिव स्टेट में है तो उस वक्त इंसान नेगेटिव में, उसको जब तक हम खुद पॉजिटिव में ना लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव में ही रहेगी। चलें इसको आगे और डिटेल में करते हैं। डिलीट डिस्टॉर्शन, अब कुछ ना कुछ तो समझ आ गई, आपसे मैंने क्लियर किया। तो ये जो मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो सेंडर है वो भेजने वाला मैसेज, और फिर चैनल मीडियम, चैनल में हमारे वही रिसीवर और रिस्पॉन्स। चलें आगे, ये देखो कम्युनिकेशन की टाइप क्या है, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, आ गया नॉन वर्बल। अच्छा, ये जो हम बोलते हैं ना अल्फाज, तो वो दिमाग में जाके वहाँ कोई ना कोई तस्वीर और सिंबल बनते हैं। अब समुंदर है तो वहाँ कोई ना कोई हमारी समुंदर के लिए पिक्चर बनी हुई है, आम है
तो हम आम बोलेंगे तो वहाँ कोई ना कोई वो पिक्चर बनी हुई है, वो आम देखो येलो कलर का। अगर मैं अभी बात करूँ तो हमारी फ़ौरन आंखों के सामने आम आएगा, अल्फाज तो नहीं आ रहे ना। ये अल्फाज जाके पीछे, अब मैंने समुंदर बोला तो फ़ौरन पानी नज़र आएगा ना। पहाड़ बोले, पहाड़ तो अभी वहाँ माइंड में क्या पिक्चर बनी, हमारा दिमाग सिंबल में दिखता है, तो पहाड़ की पिक्चर बनी, सड़क की बनी। तो इस तरह से बनती है। हमारा सब कॉन्शियस जो है ना, यूर सब कॉन्शियस माइंड प्रेफर इमेजेस देन वर्ड्स। अल्फाजों से ज़्यादा उनको इमेजेस को, तस्वीरों को। डेवर्ड के जो 7 मैजिक वर्ड हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये अपनी लाइफ में ये वाले वर्ड जो है ना, ये अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल आपकी कम्युनिकेशन होगी, रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, पेरेंटिंग अच्छी रहेगी। यस बट बिकॉज नेम, नाम जिस किसी का इस्तेमाल, क्योंकि दुनिया में हमने अपना नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं, नाम से बुलाते हैं, तो ह्यूमन साइकी उसको अच्छा लगता है। इफ़ करते हैं तो इसका मतलब है चॉइसेस देते हैं हम उसको, अगर आप ये कर लेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा। इफ़ के लिए भी चॉइस आती। अगर किसी से हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी, किसी दूसरे इंसान से जब हम हेल्प मांगते हैं तो ह्यूमन साइकी है, उसको अच्छा लगता है और वो आपकी हेल्प करता है। जब हम ऑर्डर करते हैं तो इंसानी नफ्सियात जो है वो ऑर्डर नहीं मानता, हमारा सब कॉन्शियस ऑर्डर नहीं मानता, चॉइसेस मानता है। और अगर हम उसे हेल्प के लिए, थैंक यू एक मैजिक वर्ड है, जब हम थैंक यू बोलते हैं तो भी हमारा दूसरे के साथ सक्सेसफुल होता है। इस पूरे सिनेरियो की मैं यस कहूँ, अगर जब भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हमने अपने अल्फाजों से नो सबसे पहले ख़त्म करनी है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो मतलब माइंड रखता है और उसकी वर्थ है और उसकी बात हमें सुननी चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा कुछ भी बात कर रहा है, जब हम यस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब हम नो करते हैं तो नो का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्शन है और उससे हमारी लड़ाई शुरू होती है और कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अगर हम कोई बात है, जैसे कहीं जाना है, किसी की दावत है, तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हैं और अगर वो घर आके उनके हस्बैंड कह देते कि हमने नहीं जाना, तो उसके बाद उसी वक्त अगर जो सेंसिबल पार्टनर होगी तो वो कहे यस, वो आगे से पहले कहे यस ठीक है, इसका मतलब है कि अब उस पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होगा कि मैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। अब वो यस के बाद वो कहेगी कि ठीक है, यस ठीक है, मैं आपके लिए खाना और चाय लाती हूँ। अब वो जब खाना और चाय लाएगी उसके बाद जब वो थोड़ा सा कूल होंगे तो उसके बाद कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेगी, बट। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो हमारी शादी में आते हैं, तो बिकॉज, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्योंकि फिर हमारे ताल्लुकात उनके साथ वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर नाम इस्तेमाल करें जो भी नाम है, अगर फिर आगे इफ़ है, बट इसमें भी लेकिन पहले है कि बट लेकिन अगर लेकिन हम नहीं गए क्योंकि वो हमारी शादी में आते हैं, फिर नाम लिया। इफ़ अगर हम नहीं जाएंगे तो ये अगर जब हमने किया तो ऑप्शन दे दी, इसमें ऑप्शन नहीं जाएंगे तो ये होगा, जाएंगे तो ये होगा, हेल्प। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ सिचुएशन में, ये तो एक छोटा सा मैंने सिनेरियो दिया है। अगर हमने इन 7 मैजिक वर्ड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया तो ये बहुत ही आपके लिए कामयाबी की कुंजी है। अब देखें, कैन भी आता है कि क्या आप मेरे लिए कर सकती हैं, क्या मुझे ये बना के दे सकती हैं, कैन यू हेल्प मी। आपने देखा जब हम किसी को ये कहते हैं तो हर बंदा हेल्प करने के लिए तैयार होता है। अगर किसी को कहें तुम ये करो तो वो फिर ये है कि हमारा सबकॉन्शियस ऑर्डर नहीं लेता, फिर वो कन्फ्लिक्ट ही होते हैं। खुद एतमादी पैदा करना एक फ़न है, ये फ़न हर कोई सीख सकता है। एग्री और टाइप करो यस। आपकी खुद कलामी बेहतरीन दोस्त या बदतरीन दुश्मन हो सकती है, लेकिन इंतखाब आपका है। आपको पता है कि हम जो है ना इंसान 2 तरह से टॉक करते हैं। एक, हम अपने साथ बात कर रहे होते हैं तो जब दूसरों के साथ करते हैं तो हमारा दिमाग भी सुन रहा होता है। अब एक हमारी अपनी सेल्फ टॉक होती है, जो हमारे साथ एक इनर टॉक चल रही होती है। तो इस हमारी अपनी जो सेल्फ टॉक होती है, ज़्यादातर हम वो नेगेटिव ही जारी रखते हैं। तो हमने अपने आप के साथ, जो हमारी चॉइस है कि हम अपने साथ पॉजिटिव टॉक करें, जो भी हम बात करते हैं वो पॉजिटिव बात करें। देखें, ये कह रहा है कि ब्रूस ली सेड, इसने कहा कि डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, क्योंकि योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंसेस, वर्ड्स आर एनर्जी एंड कास्ट स्पेल्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग।
change the way you speak about yourself and you can change your life. What you are not changing, you are also choosing. हम जो बात करते हैं, हमारे दिमाग को सच और झूठ नहीं पता, और जब हम बोलते हैं तो अल्फाज ताकत रखते हैं, उनकी एक एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जो है ना वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए जब हम अपने साथ मजाक में भी बात करें या किसी से भी, तो हमेशा पॉजिटिव बोलें, क्योंकि दिमाग के पास अपना एक और कोई दिमाग नहीं है कि वो उसको बताए कि हाँ ये मजाक है। उसको जो कुछ बताएंगे, जो कुछ बोलेंगे उसे सही लगेगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव वर्ड ना बोलें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो आप जब ख्वाब देखते हैं तो उस वक्त आपको लगता है ना कि ये हकीकत है, तो दिमाग तो वही सारा कुछ दिखाता है। ये पढ़ लो, पढ़ा जाएगा आज, और भी मैं सोच रही थी कवर कर लें। अल्लाह ताला ने जी इंसान को, जी पढ़ो। जी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसको सोच पर मुकम्मल इख्तियार देकर इस दुनिया में भेजा है। ये सोच किसी भी तब्दीली के लिए बुनियादी कुंजी है। ये कुंजी सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इसको तलाश करने की शदीद ख्वाहिश रखता है और अपने ख्यालात और सोच को मुकम्मल देखभाल और हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी कबूल करता है। याद रखिए, हर चीज के पीछे सोच का महक मौजूद होता है। जो ख्याल आपने मुस्तकबिल अपना रखा है वही आपका किरदार, ख्याल, हालात, आदात, मसाइल और सेहत होती है। जब तक आप ये सोचें कि मैं हालात की पैदावार हूँ और उस वक्त तक आपकी बेहतरी की कोई वाज़ेह इम्कानात नहीं होते, लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मुस्बत सोच का बीज आपके पास पहले से मौजूद है जिससे हालात जन्म लेते हैं, इस वक्त आप सोच को कंट्रोल करने के मास्टर बन जाएंगे। एक बार से निश्चित कर लें कि आप बराह रास्त हालात का इंतखाब नहीं कर सकते, अलबत्ता सोच का इंतखाब कर सकते हैं जो आपके हालात को तरतीब देती है। इस तरह आप दानिस्ता तौर पर अपने हालात को तश्कील कर सकते हैं। जब आप अपनी मनफी और बुरी सोच को तर्क कर देते हैं तो यकसर आपके हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। आप तब बुलंदियों पर जा सकते जब अपनी सोच को बुलंदियों पर ले जाएंगे, जिसके लिए जिंदगी के नाखुशगवार वाकयात के बुरे एहसासात को पहले खत्म करना होगा, जिसके लिए हम NLP की एडिटिंग म्यूजिक तकनीक करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें आप कर सकते हैं। ऐसा है कि आपको कोई ऐसा बैड इवेंट याद आ रहा है, जब पूरी तरह आपको ऐसे याद आ रहा है कि आप जैसे अभी उसी सिचुएशन में जो भी इवेंट था उसके साथ आप कोई ऐसा म्यूज़िक प्ले करें जो आपको पसंद है, और उसको आप बार बार करें। आप 7 दफ़ा करेंगे तो वो वाक़या जो है वो आपको जो म्यूज़िक आपने प्ले किया है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा, एंकर हो जाएगा, और आपको वो वाक़या ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें NLP का कोई भी ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि जब भी कोई आपको ऐसा इंसिडेंट्स जो कि नाखुशगवार है उसको आप जो है ना म्यूज़िक के साथ प्ले करें अपने दिमाग में, जब पूरा याद आ चुका हो। चलो ये भी पढ़ लें, अब 15 मिनट रह गए। जी, NLP मुस्बत ज़ुबान तकनीक। जी NLP के माहिरीन कहते हैं कि अल्फाज बायोकेमिकल असरात रखते हैं जिनसे खास हार्मोन्स और रुतूबतें पैदा होती हैं, जिनसे जज्बात, एहसासात, एतक़ादात मुंज़िम होते हैं जो आपको अमल करने के लिए तैयार करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। ये जुमले आपको अमल करने से रोक देंगे। इसके बरक्स अगर आप ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल आसान है, तो आपके अंदर अमल करने के लिए कुव्वत पैदा हो जाएगी। याद रहे, गंभीर मसाइल उस वक्त पेश आते हैं जब आप मुसलसल मनफी अल्फाज और जुमलों को बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके नतीजे में आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाते हैं। अगर आप वाकई जिंदगी के हालात बदलना चाहते हैं या डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए मुतमनी हैं, तो आज ही से आप दानिस्ता तौर पर मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। डू यू एग्री? करेंगे? बोलो यस, 3 दफ़ा बोलो यस यस। यस यस, मुस्बत अल्फाज यस इंशाल्लाह मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल इंशाल्लाह। करने हैं, ठीक है।
ये यस देखो, इंशाल्लाह। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटकम। जैसा हम सोचेंगे, आज हमने ये सीख, जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है। ये पूरा पीछे से पढ़ा ना, हमने पूरा समझा कि हमारे 5 सेंसेस से गया, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन बनी, फिर वही बाहर आया। तो हमने जो भेजा वही आया। मुस्बत भेजेंगे मुस्बत आएगा, नेगेटिव भेजेंगे नेगेटिव आएगा। तो आज से हम मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें। आपकी अंदरूनी आवाज़, इनर वॉइस, क्या आपकी अंदरूनी आवाज़ आपका मुस्तकबिल बनाती है। फ़कत जब आप इसको कबूल कर लेते हैं और इसके मुताबिक खुद को लगातार कहानी सुनाते हैं और माइंड में तस्वीरें बनाते हैं, इसी तरह के ख्यालात और वाक़यात और मसाइल जन्म लेते हैं। अभी हमने किया, जो हम बोलते हैं वो सोचते हैं, और मसलसल सोचने से वो हमारे बिलीव्स बनते हैं, और उसी वजह से हमारे मसाइल और हालात और वाक़यात बनते हैं। अब हमारी इनर वॉइस ज़्यादातर क्या होती है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कभी भी कुछ नहीं ठीक नहीं करता, ये कोई मुझे मुझे हर कोई मुझे हमेशा मुस्तरद कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, मैं काफ़ी बासलाहियत नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ। ये हम ऐसे ही सोचते हैं ना। तो इसमें जो हमारी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, कुछ लोग देखें, कुछ लोगों की पॉजिटिव वाइब्स क्या होती हैं, वाइब्रेशन से निकला है। वाइब्रेशन क्या है, हमारी सोच, हमारी एनर्जी है। जब हम सोचते हैं तो कुछ वो रेजेस निकलती हैं, एनर्जी ट्रांसमिट होती है कंटिन्यू। अब कुछ लोगों से मिलते हैं तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। यकीनन आप लोगों में के साथ भी हुआ होगा। कुछ लोगों से मिलते हैं तो बड़ा ही डिस्कस्टिंग, अजीब लगता है। तो वो वाइब्स क्या हैं, वो यही चीज़ है कि इंसान जो ऑटोमेटिक, हमारी थॉट्स दो तरह की हैं, एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। कुछ लोग इन बिल्ड अपनी थॉट का पैटर्न बना लेते हैं नेगेटिव ही सोचना, जिसमें वो हमेशा वही ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा, हमारे साथ ऐसे ही धोखा होता है। इसमें मैं एक मिसाल दूं कि एक बादशाह था, उसके 3 वज़ीर थे, और बादशाह के जो 2 वज़ीर थे वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे। एक वज़ीर ऐसा था, वो सोचता था कि नहीं, ये बादशाह मेरे साथ अच्छा नहीं करता, हमेशा इनामात और जो इकरामात है वो सारे इन दोनों को देता है, मुझे नहीं देता। उसकी अपनी ऑटोमेटिक थॉट हमेशा नेगेटिव थी, वो यही सोचता था कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं अब इसका ना हल निकालता हूँ। उसको लेके गया, तीनों को गार में लेके गया एक। तो जब वो गार के बाहर खड़ा किया, और सब उस वक्त भी जब वो तीनों को लेके गया, तो जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट उसकी थी, तो वो वाला जो तीसरा था, वो ये सोचता था कि बादशाह हमेशा इन दोनों के साथ ही अच्छा करता है, इन दोनों को ही देता है इनामात, अब आज भी इन्हीं को अशरफियाँ मिलेंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या था, उसने पहले से ही उसकी अपनी थॉट्स जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट थी। अब दूसरे जो थे उन्हें हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। और इसमें दो लोग, आज के दिन जो बादशाह लेके आया था उसमें 2 लोग नेगेटिव थॉट वाले थे। अब उसने क्या किया कि सबसे पहले जो एक पर्सन है उसको भेजा, तो उसने जाके देखा तो गार में अंधेरा था। अब गार में अंधेरा था तो वो वापस आ गया। वापस आया तो ज़रा खाली हाथ आया। अब दूसरा गया तो दूसरे के माइंड में भी तो यही था कि बादशाह ने तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे करता है। तो वो भी गया तो उसको अंधेरे में, उसको अंदर अंधेरा ही नहीं मिला, क्योंकि उसके अपने दिमाग में अंधेरा था। उन दोनों की, वो नेगेटिव थे, पहले से ही सोच रहे थे। अब क्या हुआ, जो तीसरा था, जब तीसरा अंदर गया तो क्या हुआ कि वो वापस ही नहीं आया। काफ़ी टाइम गुजर गया। अब वो तीसरा जो था वो अंदर ही जो गार थी उसमें ही रहा, काफ़ी टाइम रहा, बाहर नहीं आया। अब जो काफ़ी टाइम के बाद जब बाहर आया तो उसके हाथ में अशरफियाँ थी। अब उसमें था क्या कि उसके उसके अंदर पॉजिटिव सोच थी। उसको ये यकीन था कि बादशाह ने कहीं ना कहीं रखा हुआ है कोई चीज़। हमें हमारा अपना यकीन, जो हमारा बिलीफ सिस्टम, जो ऑटोमेटिक हमारी नेगेटिव थॉट होती है ना, हमें वही मिलती है। अब दूसरे दोनों ने तलाश ही नहीं किया, उन्होंने पहले से अज्यूम किया हुआ था, सोचा हुआ था कि ये हमें हमेशा नहीं देता, तो आज भी नहीं देगा, इसी को मिलेगा दूसरे को। अब दूसरे ने क्या किया, उसको पता था कि उसकी मुस्बत सोच थी, उसे पता था कि कुछ ना कुछ होगा, इस उम्मीद के साथ गया कि उसे मिलना है। उसने तलाश किया, अंधेरे में उसने काफ़ी ऐसी जगह पे छुपाया हुआ था, लेकिन दूसरों ने कोशिश ही नहीं की तलाश करने की, क्योंकि उनकी अपनी थॉट ही नेगेटिव थी। उन्होंने ये सोच के रखा था, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, उनका पैटर्न ही नेगेटिव है, उन्होंने मुस्बत सोचना ही नहीं है। तो जब किसी ने मुस्बत सोचना ही नहीं है
तो मिलना तो उसको वही है जो इंसान को, जो उसकी सोच होती है। तो यही चीज़ है कि हमने अपनी ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में बदलना। अब जो हमारा आगे है कि विजुअल, ऑडिटरी, फीलिंग्स और टेस्ट, इन सारे चीज़ों का हम डिटेल में, मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा रह गया तो देखते हैं। जो इसमें हो बिलीव के ऊपर हम पढ़ रहे थे, आदमी वो है जो यकीन रखता है, वही है जो बिलीव हम रखते हैं। आदमी अपने यकीन से बनता है, जो यकीन रखता है वो वही बन जाता है। मैन इज मेड बाय हिज बिलीव, एज ही बिलीव सो ही इज। अब एनएलपी के प्रिंसिपल में बताया था कि एनएलपी सबसे पहले, हाँ, इंसान खुद है, व्यू, फ्लेक्सिबल, फीडबैक, प्रीसपोजिशन, रैपोर बिल्ड, आउटकम। जो इंसान अपनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेगा, फ्लेक्सिबल होगा, दूसरों के मुताबिक मोल्ड होना। किसी की मोडालिटी, कोई अगर बात को सुन के ज़्यादा समझता तो उसके मुताबिक उसको सुनने वाले अल्फाज बोलने, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करना है। और फिर उसके बाद फीडबैक, फीडबैक का ये है कि जब कभी कोई फीडबैक दे तो उसको पॉजिटिव ले, उसे नेगेटिव ना ले, और उससे उसको तकलीफ ना हो कि मुझे किसी ने फीडबैक क्यों दिया। प्रीसपोजिशन वो चीज़ें हैं जो मफरूज़ा है, जो पहले से यकीन रखते हैं। तो एनएलपी में कुछ 15 प्रीसपोजिशन है, तो कल इंशाल्लाह प्रीसपोजिशन के ऊपर होगा और मोडेलिटी के ऊपर होगा, और मोडेलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रीसपोजिशन को रैपोर बिल्डिंग के लिए मिरर और मैचिंग, मेरे ख्याल से वो लेक्चर हो चुका है, यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ है, तो नहीं हुआ तो वो भी करेंगे। आउटकम के हम चाहते क्या हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, वाई का पता हो। अब ये 6 प्रिंसिपल एनएलपी के हैं। हाँ, जो यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अपनी जिम्मेदारी, अपने बारे में, मैंने किसी भी जो भी काम मैं करने जा रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी और अपने पर मैंने कितना काम किया। मिसाल के तौर पे किसी के रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो मैंने कितनी कोशिश की इस रिलेशनशिप के अपने ऊपर चेंज लाने की, इस रिलेशनशिप में खुद के ऊपर काम करने की, दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, या मैं कोई काम करना चाहती हूँ, गोल सेट किया तो उस गोल सेट करने में मैं, अगर मेरे अपने ऊपर काम होने वाला है, मैंने कोई स्किल सीखने वाली है तो मैंने उसके ऊपर पहले काम किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी कितनी ली। प्रीसपोजिशन वो है कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनएलपी, वो सारे हम पढ़ेंगे कि 15 प्रिंसिपल की क्या प्रीसपोजिशन है, पहले से मफरूजाज क्या है। रैपोर्ट ये है कि जब तक हम एक दूसरे के एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी, हमारा जो राब्ता और बातचीत। आउटकम, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ आर यू गोइंग टू बी देयर। चाहते क्या है, अभी कहाँ हूँ, चाहती क्या हूँ, क्या काम करना चाहती हूँ, वाई का पता हो, वेयर का पता हो, और व्हाट का पता हो। इन सारी चीज़ों का पता होना कि करना क्या है, अपना वो पर्पस, मिशन क्या है, उस चीज़ का पता होना। फीडबैक, टर्न इनटू सेंसेस टू बी मोर इफेक्टिव। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर बंदा ड्राइविंग कर रहा और उसने सफ़र स्टार्ट किया और उसने जाना है पेशावर, और वो टूवर्ड पिंडी जा रहा है, इस्लामाबाद। अब उसने दो रास्ते में अगर दोबारा बीच में देखा नहीं है, फीडबैक नहीं देखा कि वो सही रास्ते पे है, तो क्या होगा, जब वो इतने ज़्यादा दूर जा चुकेगा तो कितना नुकसान होगा। अगर वो थोड़े थोड़े माइल्स के बाद चेक करता रहे कि मैंने जो है ना, जो रास्ता मेरे कितने माइल्स थे और मैंने तय किया तो वो क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, हमें दूसरों से भी लेनी चाहिए, खुद भी फीडबैक देखनी चाहिए। हमारे अंदर फीडबैक का बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों में तो बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होती कि उनको कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाए। तो फीडबैक लेना ये, और फ्लेक्सिबिलिटी ये कि जो कुछ भी हम सीखने हमें हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर कहीं फेलियर भी आ जाए तो इतना फ्लेक्सिबल हो कि दोबारा से नए सिरे से नई स्ट्रेटजी लगा के नया काम शुरू कर दे। तो ये एनएलपी की 6 प्रिंसिपल है, बेसिक्स। इनके ऊपर काम करना और इनको सही समझना बहुत ज़रूरी है। अब बिलीव, पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट। जो हमारा बिलीफ होता है वही हमारा पोटेंशियल, वही हम करेंगे, एक्शन लेंगे, वही रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें हर दिन ये यकीन है ना कि सुबह सूरज निकलेगा, तो ये हमारा बिलीव है।
हमारे ये है वी लिव ओवर बिलीव्स बेस्ड ऑन व्हाट वी बिलीव, जो हम यकीन रखते हैं वही हम जीते हैं। हमारे मामूलात, अमाल, इज्तिमाई रस्म व रिवाज, मजहबी तकरीबात और तहजीब सब हमारे यकीन पर मबनी है। दरअसल हमारा यकीन ही हमारी ज़िंदगी है। तो जो हम यकीन रखते हैं वही सब कुछ है। तो हमने अपने यकीन को बेहतर बनाना है। स्ट्रॉन्ग बिलीव चेंज द हार्मोन लेवल्स, हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारे हार्मोन लेवल को चेंज करते हैं। अगर हमारा जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन है वो 4.9 जो कि कॉन्फिडेंस का हार्मोन है वो इंक्रीज करता है अगर हम किसी भी चीज़ का यकीन करते हैं और यकीन के साथ कोई काम करते हैं। जो शख्स ये यकीन रखता है कि कोई चीज़ वो हासिल कर सकता है तो इसके टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की सतह 4.9% इजाफी हो जाती है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कॉन्फिडेंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो टेस्टोस्टेरॉन है, वो 4.9। सिर्फ हम ये यकीन करने से कि मैं ये कर सकता हूँ तो कितना वो खुद ब खुद हमारे जिस्म से और हमारे ये अल्फाज बोलने से, ये सोचने से हमारे अंदर तब्दीली आ जाती है। जो शख्स ये यकीन रखता है कि वो हासिल नहीं कर सकता तो टेस्टोस्टेरॉन की औसतन जो 7.24% कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बरतानिया ये रिसर्च है। आप देखें कि बढ़ता 4.9 है, मतलब 5% बढ़ता है। और जब हम ये यकीन रखते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो और कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है 7.24। तो ये कितना कि हमारी सोच ही सब कुछ है। तो हम अपनी सोच को ही मुस्बत करें। यकीन की दो किस्में हैं, ताकतवर बिलीव, लिमिटिंग बिलीव और शक के बिलीव। ताकतवर यकीन हमारे ख्यालात, एहसासात और अमाल पर असरअंदाज होकर मतलूबा नताइज पैदा करते हैं। जब हम यकीन रखते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो हमारे यकीन की वजह से वो काम हो जाता है। ताकतवर यकीन की मिसालें, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं मुश्किल गाह को संभाल कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ। ये हमारे यकीन वाले बिलीव। और हमें हर सुबह उठते ही दिन में बार बार इस जो एम्पावरिंग बिलीव हैं ये वाले हमें दोहराने चाहिए। लिमिटिंग बिलीव, रुकावटी यकीन हमारे ख्यालात, एहसासात और अमाल पर असरअंदाज होकर मनफी नताइज पैदा करते हैं। रुकावटी मिसालें, मैं अपने ख्वाब की पैरवी नहीं कर सकता, मैं खूबसूरत नहीं लगता, मैं ग्रुप के सामने नहीं बोल सकता, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह नहीं सकता। ये लिमिटिंग है। अब हमने एम्पावरिंग बिलीव जो है ना उनको बार बार बोलना है, यकीन करना। डाउट वाले, शक एक ज़हनी कैफियत है जिसमें ज़हन दो या दो से ज़्यादा मुतज़ाद ख्यालात या मकासद के दरमियान रहता है और इनमें से किसी एक के बारे में यकीन करने से कासिर होता है। ये मतलब डाउट करता है कि मैं अपने मकासद की पैरवी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाकाम हो सकता हूँ। मैं नया कारोबार चलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। मेरे पास इत्मीनान की कमी है इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। मैं अपने पास से बात करना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं करता। मेरे पास इत्मीनान की कमी है इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। मैं अपने पास से बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कभी भी बड़ा लीडर नहीं बनूंगा क्योंकि मैं गरीब हूँ। यकीन की शनाख्त, बोलने का अंदाज आइडेंटिफाई करना, स्पीकिंग स्टाइल, माजी के इंताज की वजह से हमारा बनता है। यकीन के असरात क्या है? आदमी वो है जो यकीन रखता है। मैन इज व्हाट ही बिलीव्स। एंटोनच्यूट, आदमी अपने यकीन से बनता है, जो यकीन रखता है वैसा ही बन जाता है। What we lives based on what we believes. Our personal routine, action, community, customs, religions, ceremonies and civilization are based on our beliefs. Actually our beliefs are our lives. हमारे यकीन ही हमारी ज़िंदगी है। इसके बारे में हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान किया तो इसे वो मिल जाएगा, अगर इसने बुरा गुमान किया तो वो इसी के लिए है। और सूरह नजम की आयत 39, 40, 41,
और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि इसकी कोशिश देखी जाएगी 41, फिर इसको इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यू स्पॉट इट यू गॉट इट, जो हम देखते हैं वही हमें मिलता है, जो हम यकीन रखते हैं। खुद पर यकीन करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियां लाने के लिए ज़बान एक ज़बरदस्त मुस्तर हथियार है, जबकि NLP में ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। We can learn to condition our mind, body, and emotion to link pain or pleasure, and we can instantly change our behavior. कल से NLP की जो हिस्ट्री है और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में।